हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस और आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो कि आपका बुक का, अगर न्यू बुक है हमारे पास तो आपका चैप्टर नंबर 2 है। अगर पुराना बुक है, 3-4 साल पुराना बुक है, तो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो नाम सुन के क्या लग रहा है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग संविधान कहते हैं। लेकिन संविधान होता क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये जानने से पहले हम क्या जानते हैं कि जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी का एक फीचर क्या होता है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता था कि डेमोक्रेसी में जो भी डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट होगी वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है। देयर मस्ट बी सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जिसको कि गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन भी उसको मान सके। वी कैन से देयर मस्ट बी सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नियम, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। उसी को हम लोग, यही रूल्स, यही नियम, यही बेसिक रूल्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कह देते हैं। तो हमारा बेसिकली संविधान क्या हो गया? दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। हमारे देश का ये सुप्रीम लॉ हो गया। अब अभी हम लोग बस कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल मीनिंग जान रहे हैं। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा चैप्टर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो चैप्टर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही जानेंगे, लेकिन जनरल मीनिंग अभी जान रहे हैं बस, और इसे ओवरव्यू देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली होता क्या है। आगे इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। हमारे देश का सबसे सुप्रीम लॉ है। इसका मतलब इसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो सिटीजन हो या फिर गवर्नमेंट हो, सारे को इसको फॉलो करना पड़ेगा। और इससे हमें क्या क्या बेसिकली डिटरमाइन होता है? द राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारे एज अ सिटीजन हमारे क्या राइट्स है, हमें क्या अधिकार दिया हुआ है संविधान ने, ये हमें पता चलता है, ताकि हमें इस राइट को कोई वायलेट ना कर पाए, हमारा राइट्स का हनन ना हो पाए, इसलिए हमें राइट पता होना जरूरी होता है। उसके बाद हमारा क्या है? पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दिए गए हैं? गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पावर दिए गए होंगे कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे, इस तरह कानून बनाना है आपको, आप इस तरह पॉलिसी बना सकते हो। ये सारी चीजें हमें इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट को क्या क्या पावर मिला हुआ, ये सारा संविधान में दिया हुआ। उसके बाद हमारा क्या है? हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे वो रोज का काम करेंगे या फिर वो कैसे पॉलिसी बनाएंगे, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, संविधान में लिखा हुआ है कि वो कैसे काम करेंगे। तो बेसिकली ये तीनों चीज हो गए। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? व्हाट इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की हमें क्या जरूरत है, इसकी मेकिंग, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है, उसका क्या प्रोसेस हुआ, उसके क्या हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये होगा। उसका डिजाइन, हमारा डिजाइन कैसा है, व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के गाइडिंग वैल्यूज क्या क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है हमारे संविधान के। बेसिकली यहाँ हम लोग प्रीएम्बल के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीएम्बल इज द गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या होता है? वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डॉट डॉट डॉट, वो वाला पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सारे के सारे उसके एक एक टर्म के बारे में जानेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, बिकॉज दैट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे वैल्यू। उसके बाद हम लोग अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन हिंदी में कहते हैं। अमेंडमेंट होता क्या है? देखिए, हमारा संविधान कब बना था? 1950 में, 1950 में बना था। तो अभी कितना हो गया? 2020 हो गया। इतने 70 साल हो गए। अगर 70 साल हो गए तो सोसाइटी चेंज हुई है। अगर सोसाइटी चेंज हुई है तो टाइम के साथ साथ संविधान में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेंडमेंट का फैसिलिटी दिया। अमेंडमेंट को हम लोग संशोधन भी कहते हैं। ये टाइम टू टाइम होते रहते हैं। उसी के बारे में हम लोग उसके प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। आपके साउथ अफ्रीका में कैसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां कैसे कैसे संविधान बना, ये आपके 2020 और 21 के सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के हिसाब के लिए आपके लिए सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो आपको ये
नहीं पढ़ना है, फिर भी हम लोग स्टडी करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर ओनली दिस बैच 2020-21 के बैच वालों के लिए। उसके बाद हो सकता है कि सिलेबस को फिर से रिबूट कर दिया जाए, फिर से वही कर दिया जाए। तो लेट अस मूव टू फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे, दैट इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये वाला टॉपिक बस ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में से आपके 2020-21 के लिए हटा दिया गया है, जो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा सारे टॉपिक इस चैप्टर के आपको स्टडी करना है, और मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट edujiva.com के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए हमारा क्या स्टडी करना है, साउथ अफ्रीका का केस स्टडी करना है। साउथ अफ्रीका में क्या था, जैसे हमारा इंडिया में यूरोपियन लोग आके यहाँ पे अपना कॉलोनी जमा लिया था, उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी जो यूरोपियन थे, यूरोपियन कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाइट्स कहलाते हैं, तो वो भी वहां जाके कॉलोनी बसा लिया और वहां जाके गोली बंदूक के दम पे वहां जाके सेटल हो गए, और बाकी सबको अपने कंट्रोल में, वहां के जो नेटिव लोग थे, वहां के मूल निवासी थे, उनको अपने कंट्रोल में रख लिया, उनको दबा के रखने लग गए। तो वहीं पे क्या हुआ, वहां पे एक सिस्टम आया, दैट इज कॉल्ड एपार्थाइड। एपार्थाइड को हिंदी में कहते हैं रंग भेद नीति। तो वहां एपार्थाइड का सिस्टम हो गया। ये सिस्टम क्या था, एपार्थाइड का सिस्टम, वहां डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। किस बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे, यानी मैं गोरा हूं, मैं व्हाइट हूं, तुम ब्लैक हो, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इट वाज अ नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. उनके स्किन के कलर पे उनके डिस्क्रिमिनेशन होता था। और तो हम देखते हैं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था और क्या प्रैक्टिसेस किए जाते थे अपार्थाइड में। तो सबसे पहले क्या, जो व्हाइट रूलर्स थे, जो वहां के व्हाइट रूलर्स वहां जाके बस गए थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने जो भी वहां के नॉन व्हाइट्स थे, नॉन व्हाइट्स में कौन कौन आते थे, वहां के नेटिव ब्लैक, नेटिव लोग वहां जो मूल निवासी थे वो ब्लैक कलर के हुआ करते थे, उनका स्किन कलर ब्लैक होता था। फिर कलर्ड लोग, और फिर पीपुल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भी लोग जो माइग्रेट किए हुए थे, ये सारे नॉन व्हाइट्स में आते थे। पूरे गोरे तो होते नहीं थे वे, तो वो नॉन व्हाइट्स में आते थे। उनको ये लोग व्हाइट वालों इन्फीरियर मानते थे। इन्फीरियर मतलब तुच्छ मानते थे, बोलते थे ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग तुच्छ आदमी है, इसके साथ दूर रहो इनसे, तो उनको वो इन्फीरियर मानते थे। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या है, नॉन व्हाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। जो भी नॉन व्हाइट लोग थे उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। और क्या था, हमें ब्लैक्स वेर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरिया। व्हाइट एरिया में हमारे ब्लैक लोग जा ही नहीं सकते थे, वहां बस व्हाइट लोग ही जा सकते थे। या फिर कोई पब्लिक प्लेस है, या बस है, ट्रेन है, या जो भी पब्लिक प्लेस है, तो हमारे वहां भी अगर ये वो एरिया व्हाइट के लिए चिन्हित किया गया है, तो वहां ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे। ये सब देख रहे हो आप, कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके साथ, कितना भेदभाव हो रहा है उनके साथ। दूसरा क्या, और क्या है हमारा, इसी पॉलिसी को हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन पॉलिसी क्या होता है, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग और सेटिंग अपार्ट पीपुल फ्रॉम अदर्स। मतलब क्या होता है, एक मेन ग्रुप है, वो एक मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप से एक ग्रुप को आप अलग छांट देते हो, उसी को हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या था, हमारा एक पूरा ग्रुप था, वहां व्हाइट लोग थे, व्हाइट बोलते हैं कि नहीं, ब्लैक बोलते हैं नहीं, तुम साइड रहो, तुम हमारे ग्रुप में मत आओ, तुम अलग रहो, तुम लोग तुच्छ हो, तुम लोग इंफीरियर हो। इसी पॉलिसी को हम लोग सेग्रीगेशन पॉलिसी कहते हैं। द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग और सेटिंग अपार्ट पीपुल फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द ग्रुप, स्पेशली व्हेन अप्लाइड टू सेपरेट पीपुल ऑफ रेस। मतलब बोलते हैं भाई तुम ब्लैक हो, तुम हमसे दूर ही रहो, हम व्हाइट हैं, हम गोरे हैं, हमें अपने जगह रहने दो, तुम इधर आओगे तो मैं तेरे को मार के भगाऊंगा। ये सारी चीजें होती थी सेग्रीगेशन पॉलिसी में। दे कुड नॉट विजिट चर्चेज ऑफ व्हाइट। अब चर्च तक अलग होते थे, भगवान के जो पूजने की जगह होते हैं, चर्च जहां वो गॉड को जाके अपना प्रेयर करते हैं, वो भी अलग थे। व्हाइट के लिए अलग चर्च और ब्लैक के लिए अलग चर्च। समझो ये कितना ज्यादा वहां भेदभाव हो रहा था। चर्च तक यानी भगवान का, यानी फिर गॉड का जो प्लेस होता है, प्रेयर का प्लेस होता है, वो भी अलग अलग तक थे। यहाँ कितना ज्यादा भेदभाव हो रहा था हमारे ब्लैक लोगों के साथ। दे कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। उनके साथ जो ये टेरिबल भयानक ट्रीटमेंट हो रहा था, उनके खिलाफ वो आवाज भी नहीं उठा सकते थे। ऐसे ही वहां के कानून बना दिया गया था, लॉ बना दिया गया था कि ना वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, वो एक साथ आ नहीं सकते हैं, किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें
की गई थी। ये सारी हमारा एपार्थाइड पॉलिसी कहलाता है, एपार्थाइड सिस्टम कहलाता है, जिसको हम लोग रंग भेद नीति कहते हैं, यानी रंग के आधार पे, स्किन कलर के हिसाब पे भेदभाव करना। यही हमारा साउथ अफ्रीका का एपार्थाइड था। अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि वहां एपार्थाइड क्या था। अब देखते हैं कि एपार्थाइड के अगेंस्ट में किस तरह स्ट्रगल किया गया, वहां के नेताओं ने, वहां के लोगों ने उसके खिलाफ कैसे आवाज बुलंद की, कैसे उन्होंने उसके खिलाफ स्ट्रगल स्टार्ट किया। लेट अस सी। अब हम लोग देखते हैं कि वहां के नेताओं ने, वहां के लीडर्स ने, या फिर वहां के सिटीजन ने, वहां के लोगों ने कैसे एपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल शुरू किया, लड़ाई शुरू की। तो देखिए, स्ट्रगल तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी। आपको गांधी जी के टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी भी जाके साउथ अफ्रीका गए थे, वो बहुत पहले से चला आ रहा था। लेकिन 1950 तक आते आते वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था, बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुका था वहां का स्ट्रगल। वहां पे क्या हुआ, 1950 से ब्लैक कलर्ड इंडियंस फाउट अगेंस्ट एपार्थाइड सिस्टम, एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई तेज हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट, मार्च, स्ट्राइक, ये सारी चीजें लॉन्च किया। 1950 या 1950 जिसमें गांधी जी थे, वहां उस टाइम वो लोग जो है ऑफिशियल तरीके से करना चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से अपना अधिकार, अपना राइट मांगना चाहते थे। लेकिन 1950 के बाद उन्होंने लड़ाई चालू की, असली लड़ाई चालू की, यानी प्रोटेस्ट करने लग गए, मार्चेज निकालने लग गए, स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। और इनको लेड करने वाला कौन सा पार्टी था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC भी कहते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द स्ट्रगल। यही पार्टी हमारा, जिसके हमारे कौन से मेंबर हैं, नेल्सन मंडेला भी इसी पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने ही, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ही इस स्ट्रगल को लीड किया। क्योंकि हमारे इंडिया में भी कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस जो था हमारे इंडिया में भी कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रगल को, हमारे इंडियन मूवमेंट को लेड किया था। उसी तरह साउथ अफ्रीका में वहां का था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने उस लड़ाई को लेड किया, मतलब आगे बढ़ के नेतृत्व किया, आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी स्ट्रगल होती है, तो उसके लिए कोई न कोई एक नेतृत्व चाहिए, कोई न कोई एक लीडरशिप चाहिए। बिना लीडरशिप के क्या होता है कि तितर बितर हो जाते हैं, सब इधर उधर लोग कितना एक साथ बिना मिले हुए लोग इधर से उधर करेंगे तो कुछ नहीं हो पाता है। उसके लिए सबको एक साथ आना पड़ता है, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है, हमें पॉलिसी बनाना पड़ता है कि हम कैसे लड़ें। तो उसी के लिए ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसके नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ व्हाइट्स लोग जो थे, मेनी सेंसिटिव व्हाइट जो थे, जो कि सेंसिटिव थे, जिनको लग रहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो लोग भी इस स्ट्रगल में ज्वाइन हो गए। और क्या हुआ, 1964 में अब क्या होता है, नेल्सन मंडेला और उनके साथ साथ 7 अदर बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। They were sentenced to life imprisonment। किस लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दिया गया, उम्र कैद की सजा। तुम जब तक जियोगे तब तक तुमको कैद में ही रहना पड़ेगा, तब तक तुमको जेल में रहना पड़ेगा। तो 1964 में नेल्सन मंडेला के साथ साथ और भी नेताओं को कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, ताकि उन्होंने एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, स्ट्रगल किया, इसीलिए इनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने बोला नहीं, तुम नहीं कर सकते ये सारी चीजें, एपार्थाइड सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा, रंगभेद नीति रहेगी ही रहेगी, तो इसीलिए इनको जेल में डाल दिया गया। अब देखते हैं कि अब जैसे ही बहुत सारा प्रोटेस्ट होने लगेगा, मार्च होने लगेंगे, इतने सारे स्ट्राइक होने लगेंगे, भयानक स्तर पे होने लगेगा, मारकाट तक शुरू हो जाता है, तो जरूर जाहिर सी बात है कुछ न कुछ परिणाम निकलेंगे। तो वही देखते हैं हम लोग कि अब वहां क्या परिणाम में निकला और वहां के व्हाइट्स ने कैसे कैसे उसको संभाला और कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों के बीच में। लेट्स सी। अब देखते हैं कि स्ट्रगल जो इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया उसके वजह से क्या हुआ। जाहिर सी बात है कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने लगेंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, वहां की जो भी रिजाइम है, वहां कौन था, व्हाइट रिजाइम था, यानी व्हाइट लोग वहां रूल कर रहे थे, व्हाइट लोगों को भी उसे ध्यान में देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, अब पॉलिसी को चेंज करने से क्या हुआ, अब नेल्सन मंडेला को 28 साल बाद जेल से निकाल दिया गया। 28 साल बाद, यानी नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहे। जान सकते हो कितना बड़ा ईयर है, 28 साल वो जेल में रहे। उसके बाद नेल्सन मंडेला को निकाल दिया गया जेल से, और उन्होंने अब ऐसा बनाया, ऐसा अपना पॉलिसी चेंज किया कि नहीं, आप लोग अब प्रोटेस्ट कर सकते हो, पॉलिटिकल यूनिट बना सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। अब व्हाइट रिजाइम ने अपनी पॉलिसी चेंज की, व्हाइट रूलर्स ने अपनी पॉलिसी
चेंज कर ली। और क्या हुआ 1964 में 26 अप्रैल 1994, 1964 नहीं 1994, 1994 में डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में अगर डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर दिया गया तो संविधान जरूरी है वहां पे, वहां संविधान चाहिए, वहां कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो उसी वजह से 2 साल बाद वहां एक संविधान बना जो कि वहां की जनता को एक्सटेंसिव राइट्स दिया, वहां को अधिकार दिया। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अधिकार दिए, लेकिन क्या क्या अधिकार दिए वो जानने से पहले हम लोग फिर से देखते हैं कि वहां संविधान की वहां जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दोनों आदमी आ गए, दोनों पक्ष आ गए, एक तरफ व्हाइट है एक तरफ ब्लैक है, दोनों को कंप्रोमाइज करना है। दोनों की क्या क्या बातें थी उनको देखते हैं, लेट अस सी। अब हम लोग देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में संविधान बनाने की यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। अब देखिए 2 लोग हो गए, एक तरफ व्हाइट लोग हो गए, एक तरफ ब्लैक्स या फिर और बाकी जो ग्रुप थे वो हो गए। यहाँ जुल्म किस पे हो रहा था? जो ब्लैक लोग थे या कलर लोग थे या फिर नॉन व्हाइट लोग थे उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। जुल्म कर कौन रहे थे? जो व्हाइट लोग कर रहे थे, दे वेर ऑपरेसर, यानी वो जुल्म कर रहे थे। और जुल्म सहन कौन कर रहे थे? जो नॉन ब्लैक थे। तो यहाँ उन दोनों को अब साथ रहना है, जो जुल्म कर रहे थे यानी उनको भी, और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था दोनों को अब साथ रहना है। तो पहला क्या होगा? नेसेसिटी द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। अब सबको बराबर रहना है तो कोई ना कोई एक नियम तो चाहिए, कोई ना कोई एक बेसिक रूल्स तो चाहिए ताकि सब लोगों को वो एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं, हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ एक रूल बना लेते हैं कि भाई हम लोग इस रूल से चलेंगे ताकि किसी को दिक्कत नहीं होगा, सब लोग इस रूल को एक्सेप्ट करेगा। उसी रूल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर देश की बात करें, देश कैसे चलेगा, उसी बेसिक रूल्स को हम लोग संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। अब यहाँ सबको साथ रहना है। अब संविधान तो ऐसा नहीं ना बना सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रूल नहीं ना बना सकते कि भाई तुम कहोगे कि हमें ऐसे चलना है, कोई दूसरा कहेगा हमको ऐसे चलना है। एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए जिसपे सब लोग एक्सेप्ट कर सके, सब लोग उसको मान सके। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ जाता है। दूसरा क्या हमारा? इट वाज नॉट गोइंग टू इजी टू ट्रस्ट ईच अदर। ये दोनों थे क्योंकि पहले उन्होंने जुल्म करने वालों ने जुल्म कर चुका था। और दूसरा क्या? अब व्हाइट लोगों को भी डर था। क्या डर था? कि भाई अगर हम लोग इसको इक्वल दे देते हैं, इक्वलिटी दे देते हैं तो क्या होगा? हमारे ऊपर जुल्म कर सकते हैं, हमें यहां से भगाया जा सकता है, हमें मारा पीटा जा सकता है, ये सारी चीजें हो सकता था। तो ये ट्रस्ट करना बहुत भारी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एक दोनों में। यानी ना व्हाइट वाले नॉन व्हाइट पे ट्रस्ट कर सकते थे और ना नॉन व्हाइट वाले व्हाइट पे ट्रस्ट कर सकते थे। फिर वही बात आती है, जब 2 आदमी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, जब गेम ही खेलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कोई ना कोई एक रूल बना लेते हैं जिसपे दोनों आदमी हम लोग एक्सेप्ट होंगे। भाई तुम भी इससे चलोगे, हम भी इससे चलोगे, हम दोनों इससे बाहर काम नहीं करेंगे। तो उससे जाहिर सी बात है ट्रस्ट खुद ब खुद बन जाएगा। ट्रस्ट की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सब जब एक ही रूल से काम कर रहे हैं, नियम से काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा, ब्लैक मेजोरिटी तो keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised। अब उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? कि मेजोरिटी रूल करेगी, जिसको भी मेजोरिटी का सपोर्ट होगा दैट विल बी द रूलर। डेमोक्रेसी यही कहता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाला डेमोक्रेसी क्या कहता है कि जो भी मेजोरिटी में होगा, जिसको भी मेजोरिटी का सपोर्ट होगा वही रूल करेगा। तो हमारे ब्लैक वाले लोग तो मेजोरिटी में थे, 3/4 पॉपुलेशन हमारी मेजोरिटी में थी, तो ये चाह रही थी कि हमारा यहाँ पे डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल होना चाहिए। तो देख रहे हो आप लोग ये कैसे कैसे हो रहा है। कुछ लोग की मांग अलग है, कुछ की मांग अलग है। साथ में अब व्हाइट वाले क्या कहते थे? व्हाइट लोग कहते थे कि हमारे प्रिविलेज और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट मिलना चाहिए। हमारी जो भी प्रिविलेज है, हमें जो भी प्रॉपर्टी है, भाई तुम लोग हमारी प्रॉपर्टी को नहीं हड़पोगे, प्रॉपर्टी को नहीं छीनोगे। ये सारी चीजें व्हाइट वालों की मांग थी। तो अब और फिर क्या हुआ? ब्लैक को भी सोशल और इकोनॉमिक राइट चाहिए था। यहाँ क्या देख सकते हैं, सबकी मांग अलग अलग है। ब्लैक वाले कह रहे हैं भाई तुम ये दे दो, व्हाइट वाले कह रहे हैं तुम ये दे दो। अब क्या होगा? सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, जब सबको अब साथ रहना है। मैंने पहले ही क्या बोला, सब एक साथ रहना चाह रहे हैं। अब सबको एक साथ रहना चाह रहे हैं, सबके मांग अलग अलग हैं, सबको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसी कॉम्प्रोमाइज को हम लोग संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जहां की रूल्स लिखे हुए होंगे कि भाई सबको इसी में चलना है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को संविधान कहेंगे।
तो क्या करना है हमें? बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट। हमें जो भी ट्रस्ट है उसको मेंटेन करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स चाहिए, कुछ नियम चाहिए जो कि सब लोग एक्सेप्ट कर सके। इसी को हम लोग संविधान कहते हैं। और वो संविधान, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, कि हम लोग जो रूलर्स को कैसे चुनेंगे। यहां हमने देख लिया कि ब्लैक मेजोरिटी क्या चाहते थे कि प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे संविधान में क्या बताना चाहिए कि जो रूलर होंगे वो कैसे चुने जाने होना चाहिए, उनके क्या पावर होने चाहिए, जो भी गवर्नमेंट चुन के गया है उनके क्या पावर होना चाहिए। और तीसरा मेन चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। सुप्रीम का मतलब नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट। कोई भी सरकार आ जाए उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको उन चीजों को मानना ही पड़ेगा। संविधान बना दिया है, वो बेसिक रूल्स है। वो हम लोग कहते हैं ना भाई, हम लोग गेम खेलने जाते हैं, हम लोग लूडो का गेम है, कोई लूडो के गेम में चीटिंग करने लगता है, क्या कहते हैं? नियम से हट जाता है, क्या कहते हैं? भाई तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो। इसी तरह ये सुप्रीम लॉ होता है, इसके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, सबको इसके साथ चलना पड़ेगा। यही है हमारा संविधान। मेन चीज वही होता है, हमें बेसिक रूल होने चाहिए। कोई भी गेम के बेसिक रूल होते हैं, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। अब ये तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेट अस सी। अब हम लोग देखते हैं कि वहां जो साउथ अफ्रीका में संविधान बनाया गया, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या कुछ विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। मतलब जिसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट होगा वही सरकार बनाएगा। जैसे कि हमारा इंडिया में भी मेजोरिटी रूल ही चलता है, जिसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट होता है वही रूल करता है। एंड दैट ऑफ 1 पर्सन एंड 1 वोट। मतलब सब लोगों को 1 पर्सन 1 वोट, सबको एक वोट मिलना चाहिए। इसी को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। 1 पर्सन 1 वोट। उसके बाद क्या? मेजोरिटी भी रूल विल नॉट बी एब्सोल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी का तो रूल दे दिया, लेकिन मेजोरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है तुम एक बार सरकार बना लिए, तुमको मेजोरिटी मिल गया, तुम सरकार बना लिए, तुम एब्सोल्यूट हो गए। एब्सोल्यूट होने का मतलब तुमको जो मन वो कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। उसको वो मानना ही पड़ेगा। दैट कुड नॉट बी एब्सोल्यूट। वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। उसके बाद बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, मैन एंड वोमेन। मतलब वहां समानता रखी गई कि कोई भी रेस के लोग हो, चाहे मैन हो, आदमी हो, औरत हो, महिला हो, या फिर किसी भी संस्कृति, किसी भी रेस का लोग हो, सबको इक्वल माना जाएगा। सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी दी जाएगी। वोटिंग का अधिकार हो या फिर किसी चीज की हो, या फिर हमारा डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर पब्लिक प्लेस है वो सबके लिए खुला रहेगा। जैसे हमारा एपार्थाइड वाला सिस्टम था कि पब्लिक जो प्लेस था वो व्हाइट के लिए अलग था, नॉन व्हाइट के लिए अलग था, ऐसा नहीं होगा। सबको इक्वलिटी मिलेगी, सबको समानता मिलेगी। और भी बहुत सारी इक्वलिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इक्वलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद क्या है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पीपुल टू वर्क टुगेदर। अब क्या हुआ? सबको एक साथ रहना है, सब लोग एक साथ रहेंगे, सब एक साथ काम करेंगे। ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। मेन कैरेक्टरिस्टिक इतना ही हमें देखना है। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिकली हमने क्या देखा कि संविधान एक बेसिक रूल है जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। संविधान में हमें क्लियरली लिखा होगा कि सरकार कैसे बनेगी, वहां के रूलर कैसे चूज किए जाएंगे, और उनका क्या पावर होगा, हमारे क्या राइट्स होंगे, सिटीजन के क्या राइट होंगे। ये सारी चीजें संविधान में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। दैट इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का मतलब कोई लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यही होता है हमारा संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो और इससे क्या होता है? हमारा ट्रस्ट वाली बात आ जाती है, सबके मन में ट्रस्ट हो जाता है। सबके मन में ट्रस्ट कैसे आ जाता है एक दूसरे के प्रति कि भाई कोई इसको बाईपास नहीं करेगा। जब तुम कोई उसको बाईपास नहीं करेगा तो सब लोग एक साथ रह सकते हैं। इसीलिए संविधान की हमें जरूरत पड़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये टॉपिक तो आपको दिया हुआ नहीं है इस साल के सिलेबस में, 2020-21 के सिलेबस में। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी सब से हमें निकलेगा। अगर ये नहीं समझ आता तो हमें ये नहीं पता चलता कि संविधान की हमें जरूरत क्यों है, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर हम लोग बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे तब कि हमारा भारत में संविधान कैसे बना, उसके क्या क्या वैल्यूज हैं, बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने जो कुछ ही पढ़ाया है उसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट edujiva.com पे जाके
डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। इसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाना और वहां जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड मेनी मोर रिसोर्सेज। तो थैंक यू दोस्तों, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी ना भूले, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाके आगे बढ़ सको। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।